गुड आफ्टरनून बेटा। तो कल हम लोग जो है कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे और कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने जो जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन देखा था बेटा। और रेट कांस्टेंट का एक बार हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया, एक बार हमने फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन किया। तो आगे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक बार। तो हम लोगों ने कल देखा था ln के और इक्वल टू क्या आया था आपका माइनस EA/RT और प्लस कुछ c। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था तब ये हमारा एक्सप्रेशन आया था बेटा। तो इसी को एक बार हम कंटिन्यू आगे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस अगर हम लोग क्या करें बेटा, c को हम रिप्लेस कर दें ln a से, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा देखो बेटा। ये आएगा आपका ln k इक्वल टू माइनस EA/RT और ये आ जाएगा बेटा प्लस ln। अगर इस ln a को इधर ले आए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ln k माइनस ln a इक्वल टू माइनस EA/RT। क्या आ जाएगा बेटा। इसी को हम सॉल्व करके ये भी लिख सकते बेटा, ln k अपॉन a और ये आ जाएगा बेटा आपका कौन माइनस EA/RT। ठीक है। और इसी को ही अगर सॉल्व करें बेटा तो ये k आ जाएगा हमारा, क्या k आ जाएगा बेटा, a इधर ले गया बेटा मैं और इसको e की बेस बना दिया बेटा, तो e की बेस माइनस EA/। ठीक है। अगर हम इसी में बेटा ग्राफ की और बात कर लें, अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें बेटा तो ग्राफ क्या आ जाएगा इससे, इसका इस इक्वेशन से मान लो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर अपने ln k और t का ग्राफ अगर अपने प्लॉट कर लें बेटा 1/t का, सॉरी, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, का इंटरसेप्ट है कुछ ये वैल्यू ln a और ये आपका कैसा स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव है। स्लोप इसका नेगेटिव है तो इस तरीके से ग्राफ आ जाए। और स्लोप किसके बराबर है बेटा इसका, ये पीछे भी हमने बनाया था बेटा, इसका स्लोप है माइनस EA/R। ठीक है। ये जो इक्वेशन आई ना बेटा इसी को आर्हीनियस इक्वेशन बोलते होते हैं हम, इसी को ही हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं बेटा। ये आर्हीनियस इक्वेशन है बेटा। ठीक है। और आगे चलते हैं बेटा। देखो हम लोग एक बात समझते हैं बेटा, ये जो हमने डेरिवेशन बनाया इसका कोलिजन थ्योरी से क्या लेना देना और कोलिजन थ्योरी में हम इससे क्या बताना चाहते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं बेटा। दरअसल हम लोग है ना बेटा ऐसा मानते हैं कि मान लो हम इसको एक ग्राफ के थ्रू ही समझते हैं बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख दिया बेटा, तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख लिया बेटा, ये हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख लिया बेटा। यहाँ है हमारा फ्रैक्शन ऑफ, तो ध्यान देना बेटा है ना, फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ हमने लिख दिया बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। या इसी को ही आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, CN/DE इंटू 1/n, टोटल नंबर ऑफ जो भी फ्रैक्शन आपका आएगा, और यहाँ लिखी बेटा हमने एन।
अब है ना, तुम बहुत ही ध्यान ध्यान से बात को समझना। हम लोगों ने क्या किया बेटा, कोलिजन थ्योरी में हमने ऐसा पढ़ा कि हमने मान लो एक कोई कंटेनर लिया, उसमें रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवा दिया, और उनकी रिएक्शन से ही बेटा क्या बना, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बना, या जो भी प्रोडक्ट बना। हमने ऐसा अजम्पशन कर लिया बेटा कि हमने पहले ये वैल्यू निकाल ली कि अगर सारे कोलिजन होते, अगर सारे के सारे कोलिजन अगर आपको प्रोडक्ट दे रहे होते तो क्या होता। तो हमने ऐसा मान लिया बेटा कि जितने हमारे टोटल मॉलिक्यूल है ना बेटा, वो हमने ये ऐसे मार्क कर दिए बेटा, उनको हमने ऐसे मार्क कर दिया। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ना बेटा, ये क्या बता रहा है, टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है बेटा, टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है बेटा। और अभी अभी हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन लिखी बेटा, वो क्या थी, के बराबर ए और ए की पावर कितना बेटा, माइनस ए बाय आर टी, ये हमारी वैल्यू थी, ये हमारी वैल्यू थी बेटा। अब क्या है बेटा, ये जो हमारा ए है, ये ए क्या हुआ, हमारा पूरा एरिया हुआ बेटा, एरिया अंडर द कर्व हुआ बेटा। ये इसी को ही आपने क्या बोला बेटा, मैक्सिमम कोलिजन बोला बेटा, पॉसिबल कोलिजन आपने बोला बेटा। तो ये क्या बता रहा है बेटा, आपका मैक्सिमम पॉसिबल कोलिजन जितने हो सकते हैं वो इस एरिया के अंदर आए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये ए हुआ बेटा। और इस ए को निकालने का कि अपने को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, तो ये सारा बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक से आई हुई वैल्यू है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये भी हमने बोल्ट्जमैन वाले ग्राफ बनाए। तो ये क्या है बेटा, आपका इसकी वैल्यू होती है बेटा 8 पाई के बी, और कौन बेटा, 8 पाई, तो मैं इधर लिखता हूँ बेटा ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं बेटा इसको ए, और ये जो ए है ये क्या है बेटा, 8 पाई के बी और टी अपॉन टी है बेटा, ये म्यू। और इस पूरे का कौन बेटा, रूट बोल दो या 1/2 बोल दो बेटा, रूट बोल दो या फिर 1/2 बोल दो, इनटू में है बेटा सिग्मा ए बी का स्क्वायर, सिग्मा ए बी का स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट जो मिल सकता है बेटा, रेट मिल सकता है, तो वो ये इसके बराबर है। क्योंकि ये कौन से कॉलिजन है बेटा, जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉलिजन है वो यही है बेटा, हमारे बात को। तो यहाँ पे जो डेटा है बेटा, मैं उसकी जानकारी देता हूं आपको। तो यहाँ पे जो आपने के बी यूज किया है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, इस जिसकी वैल्यू जो होती है बेटा आर बाई एन ए के बराबर होती है, ये आर बाई एन ए के बराबर होता है बेटा। दूसरा यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे ये जो टी है ये तो टेम्परेचर है ही, सही टेम्परेचर ही है। और एक जो है बेटा यहाँ पे म्यू, म्यू जो है बेटा ये रिड्यूस मास है। ये क्या मतलब है बेटा, वो हम समझाते हैं आपको। रिड्यूस मास है बेटा, पहले हम इसको भी लिखेंगे फिर आपको समझाने में आसानी रहेगी। और इसको निकालते हैं बेटा, मान लो दो ए और बी हमने लिए, ए का मास और बी का मास अपॉन एम ए प्लस बी का मास। तो कभी अगर किसी क्वेश्चन में रिड्यूस मास पूछे तो म्यू निकालना बेटा, जिसको निकालने का तरीका ये है। अब ये जो सिग्मा ए बी है ना बेटा, ये जो सिग्मा ए बी है, ये है हमारा बेटा कोलिजन डायमीटर। क्या है बेटा, ये कोलिजन डायमीटर है, ये कोलिजन डायमीटर है बेटा, सही है। अब ये कोलिजन डायमीटर से क्या समझते हो बेटा, ये थ्योरी ऐसा मान के चल रही है बेटा कि पहले दो एटम थे, आपने इन दोनों को कोलाइड करवाया था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आए और इन दोनों में कोलिजन हुआ बेटा। लेकिन जब इन दोनों में कोलिजन हो गया बेटा, तो ये दोनों अब दो नहीं रहे, एक बन गए बेटा।
तो ये दोनों दो नहीं रहे बेटा, क्या बन गया, एक बन गया। ये जो एक बना ना बेटा, इसी के मास को, इसके इसका जो मास आएगा बेटा, उसी को ही, या दो से एक बनने वाली ये जो कहानी है, इसी को बोलते हैं बेटा रिड्यूस मास। और इसका जो मास निकाला जाएगा ना बेटा, जिसको म्यू बोलेंगे हम, ये MA/MB और अपॉन MA+MB करके निकाला। ये तरीका है बेटा इसको निकालने का, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब इसी से ही आपने ये समझ लिया होगा कि ये जो कॉलिजन डायमीटर है ना बेटा, ये कॉलिजन डायमीटर क्या है, सिग्मा A प्लस सिग्मा B डिवाइड बाय 2 है बेटा। डायमीटर ऑफ A, डायमीटर ऑफ B और डिवाइड बाय 2 कर देंगे बेटा, तो वो कॉलिजन डायमीटर हमारे पास आ जाएगा बेटा। इतनी बात क्लियर होगी आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अभी हम लोग ऐसा मान के, एजम्पशन मान के ये कर रहे हैं कि मान लो दो एटम ने आपस में कोलाइड किया, या उस कंटेनर में जितने भी पॉसिबल कॉलिजन हो सकते हैं, वो सारे कॉलिजन अगर आपको प्रोडक्ट दे तो दैट कॉलिजन शुड बी इक्वल टू द दिस बेटा। वो मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होगी, जो कि हमारी आर्हेनियस इक्वेशन का ए था। इसका मतलब आर्हेनियस इक्वेशन में जो ए है बेटा, वो हमने क्या मान के निकाला है कि ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलिजन कितने हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम कॉलिजन सारे के सारे प्रोडक्ट दे दें तो बेटा ये उसका के इसके बराबर आएगा बेटा। उसका के किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ए के बराबर आ जाएगा। अब ये जो EA/RT क्या है, फिर हमने आगे एक स्टेटमेंट लिखी बेटा। आगे हमने स्टेटमेंट लिखी कि सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं देंगे, कुछ एक कॉलिजन ही प्रोडक्ट देंगे। कौन से कॉलिजन प्रोडक्ट देंगे बेटा, जिनकी वैल्यू या जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो बेटा। जिनके पास कितनी एनर्जी हो बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हमने जिसको एनर्जी बोला था, और उसमें हमने ग्राफ में प्लॉट किया था कि रिएक्टेंट हैव इज इनिशियल सम एनर्जी दैट इज नॉर्मल एनर्जी, सम एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड नॉर्मल प्लस एक्टिवेशन बोथ आर इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने ऐसा लिखा था बेटा, है ना। तो इसका मतलब मान लो बेटा कि कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही आपके पास प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो मान लो कि वो यही है। वो कौन है बेटा, वो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं बेटा। वो ये वाले मॉलिक्यूल हैं जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला रीजन, ये वाला फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि आपने बोला था कुछ एक मॉलिक्यूल के पास ही सफिशिएंट एनर्जी होगी। ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। व्हाई ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, बिकॉज देयर इज अ टू क्राइटेरिया, एनर्जी क्राइटेरिया एंड ओरिएंटेशन क्राइटेरिया। एनर्जी क्राइटेरिया में हमने लिखा कि उसके पास सूटेबल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके और प्रोडक्ट दे सके। दूसरी सबसे जरूरी बात इसमें यह भी थी कि जब वो कॉलिजन कर रहा है तो उसका बीच का जो कॉलिजन है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन रखना चाहिए। अगर पर्टिकुलर ओरिएंटेशन नहीं है तो भी क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि हमने कल पढ़ा भी था, मिथाइल ब्रोमाइड से अगर अपने क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अगर बेसिक मीडियम में मतलब OH आयन के साथ करवाएंगे तो उसमें दो तरीके से मैंने बताया बेटा, एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन था और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन था बेटा, ठीक है। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है, मान लो बेटा इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिव, विच इज क्या बेटा, एक्टिव। ये वो हिस्सा है जो बेटा फ्रैक्शन है, वो जो एक्टिव है, और उसकी वैल्यू बेटा ये है आपकी, और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो है e⁻EA/RT। इसका मतलब जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना, उसमें हमने दो तरीके से उसको सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया बेटा, एक बार तो हमने लेट कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलिजन हो सकते हैं। आप सिंपल भाषा में ऐसे बात समझो, देखो एक ये कोई एक रूम है, इस रूम में मान लो आपने कोई चीज भर रखी है, जैसे मान लो गैस को ही मान लेते हैं, चलो हम, है ना, जिससे हम रियल गैस की बात करते थे उस टाइम, है ना, ये हमने गैस स्टेट में पढ़ा था। अब ये टोटल वॉल्यूम अगर गैस ऑक्यूपाई करती है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मान लेते हैं। लेकिन आपने वहां पे वॉल्यूम करेक्शन पढ़ा था, क्या किया था आपने, मान लो जो आपके रियल गैस के मॉलिक्यूल है उन सबको हमने कंडेंस किया, और कंडेंस किया तो वो क्या हो गया, रूम के किसी एक कॉर्नर में आ गए बेटा। तो इसका मतलब उस गैस का रियल वॉल्यूम तो जितने कॉर्नर में उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया वही है ना बेटा। तो इसका मतलब हमने पहले पूरे वॉल्यूम को लेट किया, फिर हमने क्या किया बेटा, उतना वॉल्यूम जितना गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको हमने कंसीडर कर लिया। तो बाकी का जो बचा जो वॉल्यूम था बेटा वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, वो इसका वॉल्यूम नहीं था बेटा, ध्यान रखिएगा।
वही काम इसमें है। हमने क्या किया बेटा, पहले टोटल कोलिजन कंसर्न कर लिए, टोटल कोलिजन को अजम्पशन मान लिया, फिर हमने बोला कि ये सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं दे रहे, कुछ एक कोलिजन में अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो कोलिजन की वैल्यू हमने इतनी ले ली बेटा। और इन सबको हमने क्या बोल दिया बेटा, एक्टिव और एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोल दिया, या फिर बोला बेटा कि ये वो मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का सीन है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और भी है बेटा, इसी ग्राफ में अगर मान लो मैं थोड़ा चेंज कर दूं बेटा, एक मान लो मैंने ग्राफ और बना दिया बेटा, इसमें कुछ याद आया ये? एरिया अंडर द कर्व तो अभी भी क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। एरिया अंडर द कर्व तो क्या रहेगा बेटा, अभी भी सेम ही रहेगा, लेकिन क्या चीज बदल जाएगी बेटा, अब जो ग्राफ है वो थोड़ा फ्लैट हो गया। फ्लैट क्यों हो गया, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, देखो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ देखो ये क्या है बेटा आपका माइनस में, इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगी बेटा आपका, ये क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी ना बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा आपका, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल अब आपको प्रोडक्ट देने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एरिया बढ़ गया। एरिया अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, के बढ़ जाएगा। अगर इसको बढ़ाओगे तो बेटा ये क्या होगा बेटा आपका, ये जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। सॉरी यार मैंने गलत बोल दिया, ये की वैल्यू क्या होगी बेटा आपका, घटेगी। और ये की वैल्यू अगर घटेगी तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ज्यादा मॉलिक्यूल अब एक्टिवेट हो पाएंगे। अगर वो ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो पाएंगे तो रेट कांस्टेंट भी क्या आ जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऑफ एरिया अब आपका बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब आपका रेट जो है और ही ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे इस दौरान टेम्परेचर T1 था और इस दौरान टेम्परेचर T2 है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन है बेटा, तो आपको यहां से दिख रहा है कि T2 इज मोर देन T1 है बेटा, दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा बेटा, तो के बढ़ जाना है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटा, सॉरी इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ई की पावर माइनस ए बाई आर टी की वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अगर वो बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, के भी तो बढ़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो ये इस तरीके की बात है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम ये जो बात हमने लिखी इसको अप्लाई करके देखे बेटा, तो हम लोग एक काम करते हैं बेटा, रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। क्या करते हैं हम, रेट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मान लो कि बेटा अपने को रेट एक्सप्रेशन बनाना है, तो अपने को रेट एक्सप्रेशन लिखना है बेटा, या रेट लो लिखना है बेटा। अब आप एक बात बताओ, रेट लो आप किसके लिए लिख सकते हो, रेट लो आप सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स के लिए लिख ही नहीं सकते हो। कॉम्प्लेक्स में भी आप आरडीएस के लिए लिख सकते हो, फर्स्ट स्टेप के लिए नहीं लिख सकते हो। क्या होता है रेट लो, रेट लो होता है बेटा आर बराबर के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर कुछ ऑर्डर, यही होता है। के यहाँ पे क्या है बेटा, के हमारा यहाँ पे क्या है, के हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। के क्या चीज है बेटा, रेट कांस्टेंट है। और आर क्या है बेटा, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बेटा। और एन यहाँ पे क्या है बेटा, इसको हमने ऑर्डर बोला है, ऑर्डर तो ऑर्डर ये बेटा, इसको हम एन से लिख देते हैं बस। ये हमारा एन है बेटा। अब अगर मान लो हमने के की वैल्यू तो निकाली है बेटा, तो फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन के क्या था बेटा, तो लिखते हैं बेटा आर बराबर के की वैल्यू भर दो यहाँ पे, ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, और इनटू में क्या हो गया बेटा, कोई जैसे मान लो एक रिएक्शन लेट करके चलते हैं बेटा, तो एक रिएक्शन लेट करके चलते हैं। ये एक्सप्रेशन अपने को बनाना है बेटा किसके लिए, लेट कर लो बेटा ए प्लस बी और गोज टू कोई प्रोडक्ट बेटा, ध्यान होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए की कंसंट्रेशन पावर अल्फा और बी की कंसंट्रेशन पावर कुछ बेटा बीटा, यही है।
ए क्या है बेटा, ए को बोलते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या इसी को ही बोल देते हैं बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ये क्या है बेटा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल। और ये तो आपको पता ही है कंसंट्रेशन है ही सही। तो अगर हम इसकी वैल्यू को भरें बेटा इस इक्वेशन में, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा अपनी, R इक्वल टू के की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी बेटा 8 पाई के बी टी अपॉन म्यू। म्यू क्या चीज थी बेटा, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कैसे निकाला था हमने, ऐसा लेट किया कि दो के बीच में अगर कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद हम उसको एक लेट करके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तब जो मास आएगा उसका, ठीक है। इनटू में क्या आया था बेटा, सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी क्या था बेटा, सिग्मा ए बी का स्क्वायर क्या था, कोलिजन डायमीटर बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनटू में क्या आया बेटा आपका फ्रैक्शन, जो कि हमारा क्या है e की पावर माइनस ए बाय आर टी। और इनटू में क्या आ गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। तो अगर इन शॉर्ट कहें बेटा तो ये क्या चीज हो गया, ये होगी हमारी एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हमने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोला। इनटू में ये क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन हो गया। और वो हमारा इस वाली चीज को बेटा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। को क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, तो इसको हमने पी से लिख दिया। तो इसका मतलब अगर आपको कभी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, और साथ में क्या पता होना चाहिए बेटा, पी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो पी क्या है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी, या नंबर ऑफ कॉलिजन, इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं बेटा ना, नंबर ऑफ कॉलिजन लिख दो। नंबर ऑफ कॉलिजन की बजाय बेटा आप एक काम करो, इसको प्रोबेबिलिटी लिख लो बेटा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब बात है बेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको आर्हेनियस इक्वेशन के साथ इसको रिलेट करते हुए इस टॉपिक को समझ सकते हो कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या चीज थी और कॉलिजन फैक्टर किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक टर्म और है बेटा, कैटलिस्ट। क्या चीज है बेटा, कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट क्या चीज होती है बेटा, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जिसको बहुत स्मॉल अमाउंट में बाहर से ऐड किया जाता है। उस वो क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है बेटा, मतलब के जो है उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो थोड़ा तेज कर देगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे तेज कर देगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी को अगर घटाना है ना बेटा, तो उसके पीछे एक चीज जिम्मेवार है, वो कौन है, कैटलिस्ट बेटा। कैटलिस्ट क्या कर सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कैटलिस्ट डालते हैं इसलिए ताकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी का कम होने का क्या मतलब हुआ बेटा, कि वो थ्रेश होल्ड एनर्जी वाला जो बैरियर है वो कम हो जाए। अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ज्यादा सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो पाएंगे। ज्यादा सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो पाएंगे तो क्या होगा बेटा, के की वैल्यू जो ज्यादा आ पाएगी, और के की वैल्यू अगर ज्यादा आ पाएगी तो रेट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ज्यादा आ पाएगी। अगर आपको इस कैटलिस्ट से पहले, सॉरी, हम एक बात और समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रेट मैक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपको रेट मैक्स चाहिए ना बेटा, तो के की वैल्यू भी मैक्स लानी पड़ेगी, और के की वैल्यू मैक्स लाने के लिए ए को मैक्स करना पड़ेगा बेटा। और ए की वैल्यू मैक्स कब होगी बेटा, जब सारे के सारे कोलिजन ही प्रोडक्ट देने लग जाए। ये बात ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है।
तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कैटलिस्ट की, थोड़ा उसी को देख लेते हैं बेटा। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या चीज होती है बेटा? जो हम बाहर से ऐड करेंगे वो सब्सटेंस जो है उसी को हम कैटलिस्ट बोलेंगे बेटा। हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे और जनरली ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेटा। जनरली कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, इसलिए उनको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्या काम करते हैं बेटा? इनको हम स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं बेटा, अमाउंट में ऐड करते हैं बेटा। दूसरी बात क्या होती है बेटा? ये क्या कर देते हैं? ईए की वैल्यू को घटा देते हैं बेटा। ईए की वैल्यू को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि ज्यादा सारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बेटा। एक्टिव मॉलिक्यूल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा बेटा। ये जो कैटलिस्ट होता है ना बेटा, इट इज नॉट रिएक्टेंट एंड नॉट प्रोडक्ट। ये ना रिएक्टेंट होता ना ये क्या होता बेटा आपका कोई प्रोडक्ट होता, ठीक है। और अच्छा, ये थोड़ा गलत लिख दिया हमने बेटा, थोड़ा इसको सुधार कर देते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये बात तो है, तो मतलब एक तरीके से ये उसके लिए इंटरमीडिएट वाली बात थी बेटा ना, हमने, ठीक है, फ्रैक्शन। और दूसरी बात क्या है बेटा? इट इज रिज्यूम एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो बेटा ये वापस रिज्यूम कर लिया जाएगा, इसको वापस रिज्यूम कर लिया जाएगा। और कैसे ये काम करेगा बेटा वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक रिएक्शन है बेटा, उसमें हमने लिखा था बेटा एनर्जी और इधर लिखा था हमने बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन हमने करवाई बेटा ऐसे, एक रिएक्शन हमने करवाई बेटा ऐसे कुछ, तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है बेटा। इसके पास नॉर्मल एनर्जी और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी उसने गेन करके ये बना दिया बेटा प्रोडक्ट। ये क्या बन गई बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताई बेटा, एक ऐसी स्टेट जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या होते हैं बेटा? पार्शियल बॉन्ड बन रहे होते हैं, पार्शियल बॉन्ड टूट भी रहे होते हैं, मतलब इसमें कोई भी बॉन्ड सही तरीके से बना नहीं होता है, ना ये रिएक्टेंट होता, ना ये प्रोडक्ट होता बेटा, ठीक है। और ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होती है बेटा, ठीक है। तो ये सब, और रेट डिटरमाइन करने में कोई इसका हेल्प नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ये सब बातें रेट एक्सप्रेशन में कभी आपको दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख गया तो इसको हटाना पड़ेगा आपको। ये सब बातें इसके लिए हमने पढ़ी। ये हमारा कौन है बेटा? रिएक्टेंट। ये हमारा कौन है बेटा? प्रोडक्ट। मान लो कि अभी हमने इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दी बेटा इस रिएक्शन को करवाने में, अभी हमने इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी दी बेटा, ये हमारी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हुई बेटा रिएक्टेंट की, इसको हमने EA1 बोल दिया बेटा, सही है। ये कब की बात है बेटा? ये बात है बेटा, ये बात है, ये ग्राफ है कब? विदाउट कैटलिस्ट बेटा। कब का ग्राफ है ये? विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है बेटा। कब का ग्राफ है ये? विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ। अगर हम क्या काम करें बेटा, इसको विद कैटलिस्ट अगर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, तो विद कैटलिस्ट मान लो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। इससे क्या सीखा आपने? इसने ना रिएक्टेंट के अंदर कोई चेंज किया, ना इसने कोई प्रोडक्ट में चेंज किया, बस क्या हुआ? जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको बदल दिया बेटा इसने। ट्रांजिशन स्टेट को बदलने से क्या हो जाएगा बेटा? अब एक्टिवेशन एनर्जी भी तो बदल जाएगी। इसको हमने मान लो बोल लिया बेटा EA डैश। तो अगर अपने को इसमें डेल्टा H निकालना है बेटा, तो डेल्टा H कितना आ जाएगा बेटा आपका? EA
माइनस ई ए डैश। ये क्या चीज है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटेलिस्ट, विदाउट कैटेलिस्ट। और ये क्या है बेटा? ये डैश क्या चीज है? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटेलिस्ट। एनर्जी विद कैटेलिस्ट, ठीक है। तो अगर अपने एक इक्वेशन लगाएं बेटा दोनों के ऊपर, आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं दोनों स्टेप के ऊपर। पहले स्टेप के ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? पहले स्टेप पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? तो फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा हम, तो फर्स्ट स्टेप पे लिखेंगे तो बेटा हम लिखेंगे इसको के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये तो सेम ही रहेगा। अरे एरिया अंडर द कर्व मॉलिक्यूल तो उतने ही रहे, उसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा। ध्यान देना है, थोड़ा जाग के रहा करो थोड़े। के बराबर, इसको के डैश बोल दिया बेटा, ए ई की पावर माइनस ई ए डैश बाई कौन बेटा? आर टी। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं बेटा, के अपॉन के डैश। सही है। के अपॉन कौन? के डैश। बराबर में क्या आ जाएगा बेटा? ए तो आ ही जाएगा कॉमन, या ए को हटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा क्योंकि दोनों इक्वेशन में ही आई है। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका? ये बचेगा आपका ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और नीचे क्या बचेगा बेटा? ई की पावर ई ए डैश बाई आर टी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते बेटा इसको। क्या कर सकते? एल एन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें बेटा, के अपॉन के डैश। और इसको क्या लिख सकते बेटा हम? माइनस ई ए बाई आर टी। और इसको भी क्या लिख सकते बेटा? ये ई की बेस में है बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, डिवाइड का मतलब माइनस होता है इसमें। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका? हमने गलत कर दिया बेटा, इस डेरिवेशन को अपने को के डैश से बना के चलना पड़ेगा बेटा, है ना। के डैश से बना के चलते हैं हम बेटा। के डैश हम यहाँ से हटा देते हैं बेटा, के डैश भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो सब सही है। ये यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा बेटा। तो और कुछ हटाना है बेटा? वो कुछ नहीं, ठीक है। अब हमने लगाना है बेटा, तो के डैश डैश करके चलना है बेटा। ये हमें ये डैश करके चलना है, इसको हमें के डैश करके चलना है बेटा, इसको हमें ए करके चलना है। और ये माइनस माइनस सब क्या हो जाएगा बेटा? ये ऊपर जाएगा, तो पहले से साइन यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस ई ए बाई क्या आ जाएगा? आर टी। तो अगर दोनों में आर टी तो कॉमन है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा आपका एल एन के डैश अपॉन के बराबर ई ए माइनस ई ए डैश बाई आर टी। समझ गए ना बेटा, इसलिए हमने ये पंगा किया था, डैश बाई कौन? आर टी। क्योंकि रेट कांस्टेंट नेगेटिव नहीं आएगा ना बेटा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। इसमें अगर आपको के डैश वगैरह दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी दी होगी, तो के डैश निकाल देंगे। नहीं तो हम ये अगर पहला दिया होगा, के दिया होगा, तो फिर हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कैटलिस्ट का फायदा है बेटा, ठीक है, इस तरीके से कैटलिस्ट काम करता है। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल भी है बेटा, जैसे आपको याद होगा बड़ा ही फेमस रिएक्शन है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत बार आपने पढ़ी होगी। अगर KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन करें ना बेटा, तो ये बनता है किसमें? KCl में और O2 में। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, और यहाँ पे भी 2 लगा दिया बेटा, ठीक है। इस रिएक्शन को MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये जो MnO2 है बेटा, ये कैटलिस्ट है। क्या फायदा है बेटा इसका? ये रिएक्शन अगर पहले हो रही होगी और जब कैटलिस्ट के साथ हो रही होगी, तो इसने इसके एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ MnO2 किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। और देखते हैं बेटा थोड़ा,
एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी बेटा, KMnO4 की रिएक्शन ले बेटा, इक्वेशन बैलेंस नहीं करेंगे बेटा हम, एसिडिक मीडियम में ले लें बेटा, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं इसमें। 2 नंबर एग्जाम्पल है बेटा ये कैसा होता है बेटा, पहले पिंक और वायलेट, पिंक और कैसा होता बेटा, ये वायलेट कलर का होता। इसमें इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी बेटा हमने, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, सही है। तो ये बदल जाएगा बेटा किसमें, MnSO4, ये कलरलेस है बेटा, बहुत ध्यान देना, ये कलरलेस है। और हमारे पास साथ में बनेगा कौन बेटा, CO2, क्योंकि ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो CO2 बनेगा बेटा इसका प्रोडक्ट। साथ में बनेगा H2O, साथ में बनेगा बेटा K2SO4, ये इक्वेशन बनेगी बेटा फाइनल। अब बात को ध्यान से समझना बेटा, है ना, बड़ा जरूरी इक्वेशन है ये रिएक्शन है ना बेटा, पहले जब चली तो इसमें क्या हो रहा था बेटा, बहुत धीरे 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 जो नीला रंग, जो पिंक कलर जो वो धीरे धीरे फेड हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था बेटा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चलती गई, टाइम बढ़ता गया बेटा, वैसे वैसे क्या होता गया बेटा, ये जो रिएक्शन है ना बेटा, इसका पिंक और पर्पल कलर उड़ने का रेट बढ़ गया बेटा। हमने सोचा यार, हमने तो इसमें ना तो कोई कैटलिस्ट डाला, ना कोई और कोई लफड़ा नहीं किया। तो बाद में हमें समझ में आया कि बेटा ये जो MnSO4 ये जो बनता जा रहा है ना बेटा, ये खुद कैटलिस्ट की तरह काम करता है बेटा। तो ये क्या है बेटा आपका, ये जो MnSO4 बना आपका बेटा, ये MnSO4 इस रिएक्शन के लिए सेल्फ कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है बेटा, ये ऑटो कैटेलाइज रिएक्शन होती है, तो ये ऑटो कैटलिस्ट हुआ बेटा। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑटो कैटेलाइसिस। तो कैटेलाइसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन आए इन द टाइट्रेशन ऑफ, क्या बोला आपका, एसिडिफाइड KMnO4 विद क्या, ऑक्जेलिक एसिड, ये कौन है बेटा, जी बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन है। इसमें आपने बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया, अंदर से जो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के अंदर, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जब कैटलिस्ट की तरह काम करने लगे, तो ऐसी रिएक्शन को बेटा ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का ये स्टेटमेंट है बेटा, इसमें ऑटो कैटलिस्ट का ये टर्म है, ध्यान रखिए। अब अगर हम लोग एक काम करें बेटा, एक काम और करें बेटा, कि अब हम लोग और ऑर्डर निकालने के कुछ तरीके हैं बेटा, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर बेटा, डिटरमाइन ऑर्डर। ये सब आपने हमने हमने सबने ये आपने या मैंने बोलो सबने पढ़ लिए थे, ये मैंने समझा दिया था आपको कैसा कैसा तरीका है। बीच में टॉपिक आते रहे थे तो मैंने समझाता चल रहा था आपको। तो इसमें अलग अलग तरीके के नाम है बेटा, है ना, बस नाम से ही है, बस वो थोड़ा कंफ्यूजन मत हो, ये ताकि आपको मैं इसको अलग अलग करके नाम लिखवा देता हूँ। पहला है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा बेटा, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या दिया होगा बेटा, A0 की वैल्यू दी होगी, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन दी होगी बेटा, AT की वैल्यू दी होगी बेटा, और T की वैल्यू भी दी होगी। ये सब आपको गिवन है बेटा, ये सब आपको गिवन है, आर गिवन। ये मान लो कुछ x है, ये कुछ x डैश है बेटा, और ये कोई x y सेकंड मान लो, चलो जो भी आपको बोलना है, तो कुछ ऐसे लिख लो, a लिख लो। ये कोई a है मान लो, ये कोई मान लो आपको दे दिया कुछ t आपको दे दिया मान लो। अगली बार क्या हुआ बेटा, मैंने फिर से एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें आपको क्या दिया होगा बेटा, इसको y दे दिया, इसको b दे दिया, इसको फिर d दे दिया कोई,
फिर एक एक्सपेरिमेंट दिया बेटा, उसमें इसको Z दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया बेटा, ठीक है, इसको कुछ E दे दिया बेटा, Z दे दिया, इसको कुछ M दे दिया बेटा, और इसको कुछ N दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, आप खुद सोचो। आपने जितने भी डेरिवेशन बनाए थे ना बेटा, वो सारे ए नॉट ए टी के टर्म में थे बेटा, ए नॉट ए टी और टी की टर्म में थे, और उसमें हमने के की वैल्यू निकाले थे हर स्टेप में। जैसे कि अगर बेटा इस इक्वेशन के ऊपर इसको हमने चार्ट के फॉर्म में बना दिया, चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डेटा दिया है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन लगाएंगे बेटा। थोड़ा आगे लिखते हैं बेटा इसको। नाउ वी विल कंपेयर वैल्यू ऑफ के बेटा, वैल्यू ऑफ के फॉर ईच एक्सपेरिमेंट, बेटा। हर एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहां से के निकालेंगे बेटा, हर एक्सपेरिमेंट के लिए। जब हम के निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, के जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, के टी बराबर ए नॉट माइनस ए टी था बेटा, ठीक है बेटा, क्या था, ए नॉट माइनस ए टी था। क्या दिया है बेटा आपको, सारा कुछ दिया हुआ है, तो के निकालोगे आप, ए नॉट माइनस ए टी बाई क्या करोगे बेटा, टी लगा लोगे। फिर अगर ये नहीं हुआ देन क्या करेंगे बेटा, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाएंगे बेटा। वो क्या थी बेटा, वो था के टी बराबर एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये था बेटा ये। फिर से यहां से के चेक करेंगे बेटा, पता लग जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए जाएंगे, देन फॉर सेकंड ऑर्डर उसके लिए क्या इक्वेशन थी बेटा, के इंटू टी बराबर ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट इंटू ए टी, ये इक्वेशन थी हमारी। फिर यहां से के चेक करेंगे, इनमें से जब जब कोई भी एक दो एक्सपेरिमेंट पे लगाओगे ना बेटा, तो दो एक्सपेरिमेंट पे लगाओगे तो दो पे अगर के सेम आ गया तो हम बोल देंगे वही ऑर्डर की वो रिएक्शन है। जैसे मान लो हमने जीरो वाली इक्वेशन लगाई, जीरो के लिए दो बार के सेम आ गया तो हम बोल देंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये डेटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें बेटा, अब हम लोग 2 नंबर बात है बेटा, ये ग्राफिकल मेथड की बात है बेटा। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमने ग्राफ खींचे बेटा उन सबको चेक कर लेंगे, जितने भी हमने ग्राफ खींचे। जैसे हमने क्या क्या खींचा बेटा, अगर हमने मान लो मैंने आपको ऐसा ग्राफ दिया रेट और टाइम का, रेट नहीं बदला बेटा टाइम के साथ, तो जीरो ऑर्डर है बेटा। मैंने ग्राफ दिया बेटा आपको रेट का और कंसंट्रेशन मतलब ए नॉट का, तो क्या है बेटा, ग्राफ क्या रह रहा है बेटा आपका, कांस्टेंट, सही है, 80 का, सॉरी किसका ग्राफ है बेटा ये, 80 का, टी टाइम पे बदले ना बेटा, 80 का, चाहे आपका टी बदलता जा रहा है लेकिन रेट फिर भी कांस्टेंट है बेटा। फिर हमने क्या काम किया बेटा, हाफ लाइफ के लिए ग्राफ खींचा बेटा, हाफ लाइफ के लिए ग्राफ खींचा ए नॉट के साथ, तो हमने देखा बेटा ये ग्राफ कैसा आया था, ये डायरेक्टली पासिंग थ्रू था, क्या आया था, ओरिजिन आया था बेटा। तो हम समझ गए थे कि बेटा ये जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ये सब जीरो ऑर्डर हो गया बेटा। उसके बाद हमने देखा था बेटा एक्स और टी का ग्राफ भी इसमें देखा था, वो भी ऐसा ही आया था बेटा, याद है ना एक्स और टी वाला ग्राफ, ए नॉट माइनस एक्स बराबर में कौन बेटा, के टी। तो सॉल्व किया था कितना आ गया था ये, एक्स बराबर में के टी आ गया था ना बेटा। तो अगर मान लो मैं यहीं पे ही आपको क्या दे दूं, एक्स और टी का ग्राफ दे दूं बेटा,
तो ये x आ गया बेटा, ये t आ गया, तो फिर से कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये सब कौन हो गए बेटा, जीरो ऑर्डर के ग्राफ हो गए। ये सब कौन है बेटा, जीरो ऑर्डर के ग्राफ हो गए। तो ये जीरो ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी जरूरी है ग्राफ था। इसमें हमने लिखा बनाया था एक AT और T का ग्राफ बनाया था। AT और T का ग्राफ बनाएंगे तो क्या डेरिवेशन बनेगा बेटा अपना, A0 माइनस AT बराबर में कौन था बेटा, KT। इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले जाएं बेटा, इसको इधर ले आए, तो क्या गया था बेटा, ये A0 माइनस KT बराबर में क्या आया था बेटा, AT। स्लोप कैसा हो गया बेटा आपका, नेगेटिव हो गया। ये तो हमारा ग्राफ ही है बेटा, x है, ये y हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, इसका c हो गया। तो हमारा ग्राफ जो था कुछ इस तरीके से आ रहा था बेटा, याद है आपको। तो ये सब किसके ग्राफ हुए बेटा, जीरो ऑर्डर के। तो इनको हम याद रखेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे इसको बेटा। अगर मान लो यही बेटा फर्स्ट ऑर्डर होता, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या देखा था बेटा, जो रेट है वो कंसंट्रेशन टी के साथ हमने ग्राफ चेक किया था बेटा। तो रेट क्या हो रहा था बेटा, रेट बराबर क्या इक्वेशन थी, के ए की पावर कितनी बेटा, कुछ 1। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी बेटा, है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्या होगा, रेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी रेट क्या होगा बेटा का, घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, मतलब समय के साथ साथ अगर आप इसको बनाओगे तो पहले कंसंट्रेशन क्या है बेटा आपका ज्यादा, फिर ये धीरे 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 कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट भी घटेगा बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, हमने एक ग्राफ और बनाया था बेटा फर्स्ट ऑर्डर में ही, यही आपका LN80 वाला ग्राफ बनाया था टी के साथ। ये ग्राफ भी कैसा आया था बेटा आपका, इसी तरीके का आया था, बस वो LN80 का है, वो पीछे वाला 80 का ग्राफ था बेटा, ध्यान रखिएगा। हाफ लाइफ के लिए भी हमने इसमें ग्राफ खींचा था बेटा, याद हो तो। इसमें हाफ लाइफ क्या रही थी बेटा, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रही थी। A0 के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया बेटा इसका। तो अगर हमने A0 के साथ इसका ग्राफ प्लॉट किया तो क्या हुआ बेटा आपका, ये तो ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा बेटा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया बेटा। तो इसी तरीके के से ये सब बातें थी बेटा। तो अब आप देख लीजिएगा, हमने नोटबुक में बना रखे हैं, ये तो मैंने रफ आपको ऐसे आइडिया दिया है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तीसरा तरीका है बेटा हाफ लाइफ मेथड। लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड मेथड में क्या करेंगे बेटा, हमने एक जनरल डेरिवेशन बनाया बेटा, देखो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर A0 की पावर n-1। देखो सही है, A0 की पावर कितनी बेटा, n-1। ये हमारी इक्वेशन है बेटा। अगर मान लो n की वैल्यू कितनी होगी 0, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा किसके, A0 के। सही बात है, जीरो ऑर्डर में A0 और टी हाफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। n बराबर अगर 0 कर देंगे, n बराबर अगर 1 कर देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, बराबर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये 4 जीरो ऑर्डर है बेटा। n बराबर अगर 1 कर दिया मतलब हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया बेटा इसको, ये यहाँ पे n ऑर्डर है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका, टी हाफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा बेटा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर में क्या पढ़ा था बेटा, सेकंड ऑर्डर अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर कितना बेटा, -1। A0 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, -1। सही है, ये 0 हो जाएगा बेटा, A0 की पावर 0 यहाँ ऐसे लिख दूं, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे हाफ लाइफ को। अच्छा, अगर हाफ लाइफ मान लो कई सारी दी होगी तो क्या करेंगे, जो भी हाफ लाइफ आपको दी है, जैसे टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 लिखेंगे बेटा, जो भी आपको दी है। और क्या लिखेंगे बेटा, उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे A01 अपॉन A02, और इस पूरे की पावर कितनी है बेटा, n-1। सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा तो बेटा लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ले लो बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग या ln की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ln ऊपर कौन आ जाएगा, टी हाफ कौन सा
फर्स्ट वाला माइनस एल एन टी हाफ कौन सा बेटा, सेकंड वाला, अपॉन में कौन सा आ जाएगा बेटा आपका, अपॉन में आ जाएगा बेटा ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और ये पावर में आगे ले आया बेटा, n-1 कर दिया मैंने इसको। ओ सॉरी सॉरी यार, ये मैंने क्या कर दिया बेटा, इसको पावर को आगे ले आया, तो पावर को आगे ले आया तो ये क्या बन गया, इक्वल टू n-1, और ये अंदर बच जाएगा बेटा कौन, ln a नॉट 1 माइनस ln a नॉट 2, यही आ जाएगा बेटा। तो इधर ले आओ आप, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगा आपका ln t हाफ 1, t हाफ 1 है बेटा ये ना, t हाफ 1 माइनस ln t हाफ 2 डिवाइड बाय ln a नॉट 1 ln a नॉट 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, n-1। तो चाहो तो इस n-1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाफ लाइफ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेटा। तीसरा तरीका है बेटा, तीसरा है, तीसरा नहीं सॉरी बेटा, चौथा है ये, फोर्थ नंबर आ गया। पहला कौन सा था बेटा, हिट एंड ट्रायल, दूसरा कौन सा था, ग्राफिकल, तीसरा है हाफ लाइफ, और फोर्थ नंबर है वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन में भी क्या है बेटा, वही बिल्कुल उसके जैसा ही सेम डेटा है बेटा। जैसे इसमें क्या होगा बेटा, आपको एक जनरल रिएक्शन लिखी है हमने बेटा, ए से बी लिखा या कोई प्रोडक्ट लिखा, इसका रेट लिखो बेटा, तो के ए की पावर क्या होगी बेटा, एन, एन मतलब ऑर्डर बेटा इसके लिए। तो अगर मान लो अलग अलग रेट अपने को दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो के तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ए की पावर 1 पे दी है, ए की कंसंट्रेशन 2 पे भी दिया, तो इसका पावर कितना हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा। ऐसे नहीं सॉल्व करना तो लॉग लूग ले लो, ln R1 माइनस ln R2, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये आगे आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ln A1 माइनस ln A2 बराबर n। तो ये ऑर्डर ऐसे आ जाएगा बेटा। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कंसंट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए बेटा, है ना, कंसंट्रेशन R1 R2 आपको गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए बेटा, R1 R2 और A1 एंड A2 शुड बी गिवन बेटा, शुड बी गिवन बेटा, ये आपको गिवन होना चाहिए। और एक है बेटा ऑस्टवाल्ड मेथड, ये भी आपको आता है, ये किया है आपने, एक है बेटा ऑस्टवाल्ड मेथड। बस एक बात याद रखनी है बेटा, इससे पहले जितने भी मेथड थे ऑल आर वैलिड फॉर सिंगल रिएक्टेंट, ऑल अबव आर वैलिड फॉर सिंगल रिएक्टेंट बेटा, ये सब सिंगल रिएक्टेंट के लिए लगने वाले लोग हैं बेटा, तो ये सब सिंगल रिएक्टेंट के लिए लिखे हुए बातें हैं, ध्यान रखिएगा। बस इसमें याद रखना है कि इफ टू और मोर रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, if two or more reactants are present, reactants are present, अगर ज़्यादा सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट हो बेटा तब क्या करेंगे, ज़्यादा सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे तो क्या करेंगे बेटा, A प्लस बी से हमने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा ही आसान काम है इसमें भी। तो क्या करेंगे बेटा, आर लिखो इसका, तो क्या लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, बी की कंसंट्रेशन की पावर बीटा, ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है बेटा वो क्या होगा, का सम जो है वो किसके बराबर होगा, ओवरऑल ऑर्डर के बराबर होगा बेटा।
इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन के बराबर होगा। एन यहाँ पे क्या है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर है। अब ये कैसे निकालोगे बेटा, तो इसमें क्या होगा, आपको एक चार्ट की फॉर्म में मैंने क्वेश्चन बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पे मैं आपको दूंगा रेट। आपको पता है दो एक्सपेरिमेंट में तो के तो कट ही जाना है, क्योंकि सेम रिएक्शन के लिए के अभी सेम ही रहता है, पढ़ के तो आए अभी। तो यहाँ रेट लिखा होगा बेटा, जैसे इसकी कंसंट्रेशन है 1, इसकी भी 1, रेट है मान लो कुछ, रेट है मान लो कुछ, उसको भी 1 मान लो, इसको कर दो बेटा 2। अरे यार, को कितना कर दो बेटा 2, इसको अभी 1 रखो। क्या किया बेटा हमने, दो एक्सपेरिमेंट कराए, दोनों में एक की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर दिया हो जाएगा बेटा। तो ये इसको मान लो हमने 4 कर दिया बेटा। अगली बार क्या किया बेटा, इसको सेम रखा, इसको 4 कर दिया, या इसको 2 कर दिया बेटा, इसको 2 कर दिया। अगर इसको 2 कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, रेट अभी भी मान लो कितना रहा, 1। अब आपको पूछेगी इसमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। पहला ओवरऑल ऑर्डर बेटा, ओवरऑल ऑर्डर निकालो, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं इसको। तो क्या आएगा बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपना डेटा लगा दो, आर बराबर के, आर कितना था बेटा उसमें 1 ही था। चलो पहले एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं, आर बराबर के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बी कितना बेटा, बीटा। आई, आर कितना है 1, के मेरे को निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 1 की पावर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 की पावर बीटा। दोबारा फिर जाओ बेटा, इसको 2 कर दो, इसको क्या कर दिया बेटा के, इसको हमने कर दिया 2 की पावर अल्फा। ये शायद हमने 4 किया था बेटा, देखना उधर, हाँ 4 किया था उसको, इसको 2 किया था तो ये 4 हो गया था। बीच में 2 पेज खाली कैसे चले गए यार बेटा, ये बीच में ना 2 पेज खाली आ गए यार ना, तो ये ध्यान रखिएगा ना बेटा। अच्छा, एक पेज खाली आया बेटा ये ना, तो ये हो गया बेटा हमारा 4। इसकी कंसंट्रेशन को हमने अभी भी सेम रखा है बेटा, इसको अभी भी हमने 1 ही रखा है। ये इसकी थ्योरी है बेटा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो बेटा, इसको इसको 2 मान लो, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो क्या लिख दिया हमने, 4 बराबर, ये भी कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 की पावर अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया बेटा 2। सही है, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है थोड़ी है। सिमिलरली बी के लिए बना लेंगे बेटा, उसके लिए वो डेटा बनाएंगे जिसमें क्या है बेटा, ए जो है वो सेम हो। ए किस में सेम है बेटा, पहले और तीसरे में, तो उसमें R1 की वैल्यू 1 है, के तो के ही रहेगा। A1 की वैल्यू पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 1 ही है, अल्फा लिख लिया बेटा इसको। और फिर हमने क्या लिख दिया इसको, बीटा की वैल्यू कितनी थी पहले में 1। तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये भी कितना है अभी भी के, ये के, इसको 1 ही रखा बेटा, इसको दुगना कर दिया हमने, फिर भी रेट नहीं बदला बेटा, इसका मतलब 0 है। वैसे भी देख लेते, तो देख लो इधर कैसे आएगा, ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा, 1 बराबर 2 की पावर बीटा। कितना पुट करें इसको कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो आपको पता है कि बीटा की वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो बीटा बराबर अगर 0 होगा बेटा तो 1 आ जाएगा। और अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें बेटा, ओवरऑल ऑर्डर की बात करें बेटा, तो क्या आएगा, 2 प्लस 0 बराबर 2। अगर अपने को तीसरा क्वेश्चन लिखे बेटा, कि अगर अपने को इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा हमारा R बराबर के, ए की पावर तो 2 और बी की पावर 0। अगर तीसरी बात पूछे बेटा
यूनिट निकालो इसके लिए। इसके लिए क्या निकालो बेटा, यूनिट निकालो। यूनिट ऑफ के बताओ बेटा, तो क्या हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर पर सेकंड तो इसकी होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर वो तो जीरो ही है, तो ये आ जाएगा बेटा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, सॉरी यार सेकंड कहाँ आएगा, कंसेंट्रेशन बेटा, वो की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2। सॉल्व करोगे तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, मोल इनवर्स बचेगा, लीटर बचेगा और सेकंड इनवर्स बचेगा। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। चार तरीके हमने पढ़े, एक क्या हिट एंड ट्रायल, दूसरा कौन सा बेटा ग्राफ वाला, ग्राफ वाले में क्या बेटा वो तो डायरेक्ट हमने ग्राफ पढ़ी रखे उनको याद रखेंगे। तीसरे वाला क्या है बेटा आपका, तीसरे वाला है हाफ लाइफ वाला। हाफ लाइफ कैसे चेक किया हमने, एक जनरल स्टेटमेंट बना ली हमने कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन n पावर -1 के बराबर, बेटा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, तीसरा किया हमने वांट ऑफ वाला। वांट ऑफ वाले में क्या था बेटा आपका, वांट ऑफ वाले में अपने को कुछ नहीं, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन दी होगी और उसका रेट दिया होगा, तो हम क्या करेंगे आर की इक्वेशन वहां लगा के फिर एन निकालेंगे बेटा, क्योंकि के दोनों में कांस्टेंट है तो दो एक्सप्रेशन आपको दिए होंगे, के कैंसिल आउट हो जाएगा। और तीसरा है बेटा ये ओस्टवाल्ड वाला। ओस्टवाल्ड वाले की एक खास बात है बेटा, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब आप इसको लगाओगे तो ये आपको सूटेबल आंसर दे पाएगा। एंड फॉर दैट यू शुड बी कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी देन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ ए, और इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी देन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ ए। या फिर ऐसे मैंने उल्टा सेम बोल दिया तो इसको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट क्या बोला आपका, वैल्यू ऑफ ए देन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ बी। तो सिमिलरली ये आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। ओके बेटा, तो हमारा जो इसके आगे का एक पार्ट है बेटा, उसमें हम कुछ स्पेशल टाइप की बातें करेंगे बेटा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, गुड डे बेटा।